बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द फिज़िक्स मेंटर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम आज सेकंड ईयर फिज़िक्स की लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। और आज के दिन हमने कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया यानी ये कूलम्स लॉ की कंटिन्यूएशन समझ लें, और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक को भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि आप में से किस किस ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन देखें, इस वक्त आपके सामने आ रहा होगा, उसे आप टच करके लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। उसके एंड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आपको नहीं पता कि उसका ऑप्शन कैसा है तो ये उसका ऑप्शन बी है। डिस्कशन के लिए आप मेरी MCQs की वीडियोज़ देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, या आप ऑन डिमांड भी मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की जानिब। कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कूलम्स लॉ अब आ चुका है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने कूलम्स लॉ को बड़ी डिटेल से स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में स्टडी किया है। तो इस वक्त मैंने कूलम्स लॉ लिखा है। याद रखिएगा कि जब कभी भी 1/4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट लगा होगा तो नॉट का मतलब है कि ये वैक्यूम का जिक्र है, यानी चार्जेस Q1 Q2 के दरमियान वैक्यूम है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा इस बार सॉरी फोर्स के साथ छोटा सा VAC फॉर वैक्यूम रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि अब अगर कोई दूसरी फोर्स आए ना तो उसको पहचान सकें हम कि वैक्यूम वाली कौन सी है और किसी मीडियम वाली कौन सी है। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि अगर कोई चार्जेस के दरमियान दूसरा मीडियम ले आए, लेट अस से कि कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ गया, तो उस सूरत में एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, बल्कि उस मीडियम जिसे आप लाए हो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू काउंट होगी। तो यहाँ देखें, एप्सिलॉन नॉट के बजाय मैंने इसी कूलम्स लॉ की इक्वेशन को किसी मीडियम के लिए F मीडियम से रिप्रेजेंट किया, जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन डाला, और बाकी Q1 Q2 बाय R² तो वैसे ही है। तो ये एप्सिलॉन क्या चीज़ है? ये परमिटिविटी है उस मीडियम की जो आप दो चार्जेस के दरमियान Q1 Q2 के दरमियान लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो दो परमिटिविटीज़ हो गई। अब एक है एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी, एक है एप्सिलॉन, ये है मीडियम की परमिटिविटी। अब मैं आपको एक तीसरी परमिटिविटी का जिक्र करता हूँ जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, और उसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी कौन सी है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ देखें, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। देखें, ये जो परमिटिविटीज़ की वैल्यूज़ है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसमें जो 10 की पावर्स हैं वो भी आ जाती हैं। सो इस कॉम्प्लिकेसी को ख़त्म करने के लिए और अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करें। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये हो गया, और नीचे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो एक तीसरी परमिटिविटी निकलेगी, इसका नाम मैंने कहा रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब चूंकि ये दो परमिटिविटीज़ के रेशो है, इसलिए ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक हो गया, और ये मुख्तलिफ मीडिया के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखता है। मैं अभी आपके साथ आपकी बुक की एक छोटी सी डायग्राम शेयर करता हूँ, उसमें टेबल बना हुआ है, मुख्तलिफ मटीरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू लिखी हुई है। इस इक्वेशन को ज़रा स्टूडेंट्स देख लें, इक्वेशन नंबर 2 को गौर से अच्छी तरह देख लें कि मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन ज़रा नोट करें मैं कैसे पुट करता हूँ। देखें, इस एप्सिलॉन नॉट को कि अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये जो 3 है इसको 2 में इस जगह पे पुट करूं तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, एक एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन R आ जाएगा। तो पुट 3 इन 2, तो देख लें जी, ये पुट 3 इन 2 कर दें तो मेरे पास एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब आपने करना सिर्फ इतना सा काम है कि ये जो एप्सिलॉन R है इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें, ब्रैकेट के बाहर निकाल दें। तो ये देखें, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, बाकी जो कुछ भी है वैसे का वैसे ही लिख दें जैसा था। अब अगर आप नोट करें, इसको देखें और इस इक्वेशन को देखें, ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। तो ये बेसिकली वैक्यूम के लिए कूलम्बिक फोर्स के रिलेशनशिप है, ये सारा वैक्यूम के लिए कूलम्बिक फोर्स का रिलेशनशिप है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 मैं इस सब को F वैक्यूम लिख दूंगा, और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वैसी की वैसी लिखी रहेगी।
तो ये था जनाब आपका मीडियम की मौजूदगी में कूलम्बिक फोर्स पर क्या असर पड़ता है वो रिज़ल्ट। ठीक है, ये जो लास्ट इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसमें आपको ये साबित हो रहा है कि मीडियम के आने पर जो कूलम्बिक फोर्स है वो घट जाएगी। अब आप सोचेंगे कैसे घट जाएगी, देखें ये इन्वर्स रिलेशनशिप मैंने आपको लेक्चर 2 में भी कहा था कि परमिटिविटी का और कूलम्बिक फोर्स का वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर देखें रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंसुलेटर्स के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर ये नंबर घटेगा, यानी जितना ये नंबर बढ़ेगा उतना ये घटेगा। इस पे इन्वर्स रिलेशनशिप साबित होता है। अच्छा, और ये जो आपकी बुक का टेबल है आप इसमें नोट करें कि वैक्यूम जो है उसके लिए अगर आप निकालेंगे वो तो ऊपर भी वैक्यूम नीचे भी वैक्यूम, ये देखें एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक जैसे नंबर होंगे, कटेंगे 1 ही आना है। तो एयर के लिए देखें 1.0006। इसी तरह बेंजीन के लिए जर्मेनियम, वाटर, ये प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, और ग्लास हो गया, माइका, पैराफिन पेपर, रबर, अमोनिया और बहुत सारे हैं जिनके रिलेटिव परमिटिविटीज़ की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 है। तो ये थी जनाब कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया के अंदर क्या असर पड़ेगा फोर्स के ऊपर उसके लिए, और चंद एक मुख्तलिफ मीडिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यूज़। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ पर इंसुलेटर्स को जो इस्तेमाल किया गया है तो इसकी कोई वजह है, वो वजह भी आपको चंद एक लेक्चर्स के बाद समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी चार्जेस के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम आ जाता है तो कूलम्बिक फोर्स घट जाती है, और जब उस ऑलरेडी मौजूद डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यानी रिलेटिव परमिटिविटी वाला कोई मीडियम हो उसको निकाल लें तो फोर्स बढ़ जाती है। ठीक है, रख दें तो घट जाती है, निकाल लें हटा दें तो बढ़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आज के दिन आपने सीखा कि जो मीडिया आ जाए चार्जेस के दरमियान कोई अदर देन वैक्यूम, तो चार्जेस के दरमियान कूलम्बिक फोर्स पर क्या असर पड़ता है। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर को कंक्लूड करूं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी टच कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं स्टार्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसको बड़े आसान तरीक़ों से कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो रीजन है एक चार्ज के गिर्द कि जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे ना टेस्ट करने के लिए, तो वो या अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्जन फील करेगा। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। तो इस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तमाम वो इलाका जहां पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्शन या रिपल्जन फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो उस इलाके को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आइडिया देने वाला माइकल फेराडे था। उसने ये कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर लेना तो उसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे रेडियस किसी स्फेयर का होता है। रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर को निकल रहा होता है, स्फेरिकली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बल्ब में से लाइट हर जानिब सीधी सीधी चलती रहती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उस चार्ज में से बाहर को रेडियली बाहर निकल रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक अ स्फीयर अराउंड अ चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू यूनिक होती है। यानी अगर आप पोजीशन चेंज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, वो यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ यूनिक वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन स्पेस विच इज़ डिटरमिन्ड बाय प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है? हमने तो सोर्स चार्ज, फील्ड चार्ज का नाम सुना था, टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज है? तो भाई टेस्ट चार्ज कोई नया चार्ज नहीं है, बल्कि इस टॉपिक में फील्ड चार्ज को ही टेस्ट चार्ज कहा है। बस सिर्फ एक उसके ऊपर यूं कह लें कि पाबंदी लगा दी कि ये कन्वेंशन अगर ले लें कि टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे तो आगे हमारे लिए काफ़ी स्टडी जो है आसान हो जाती है। तो टेस्ट चार्ज जो है छोटे से छोटा चार्ज होता है, और दूसरा ये कि कन्वेंशनली ये पॉजिटिव लिया करते हैं। तो छोटा इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है ताकि ये जो सोर्स चार्ज है ना उसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, डिस्टॉर्ट ना करे। तो
एक तो बात ये हो गई, और दूसरा इसको कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया है। मैंने आपको अक्सर औकात अदर देन ऑनलाइन क्लासेस बताया हुआ है कि कन्वेंशन का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एज सच वजह नहीं होती, कोई बहुत उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट वो नहीं कर रहे होते, स्टैंड नहीं कर रहे होते। कन्वेंशन एक रिवायत है, हम पॉजिटिव लेते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कन्वेंशनल करंट भी आप पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये था जी माइकल फेराडे का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसको डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यूं डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कूलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, जो कि उसकी कैसे डिफाइन होती है, कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कितनी फोर्स लगती है पर कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज पर जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। जितना कम फोर्स लगेगी पर कूलम चार्ज उतना कम फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। मैं यहाँ पर आपको इस इक्वेशन नंबर को, इक्वेशन जो है इसका नाम 1 रख के और Q0 को डिवाइड हो रहा है ना, ये वहाँ ले जाऊँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसकी शक्ल इसलिए बताई है कि कभी फ्यूचर में ये इस्तेमाल हुआ तो आपके जहन में आइडिया होना चाहिए कि लेक्चर 3 में हमने F = Q0E पढ़ा था और ये इस्तेमाल होगा, मैं बिला वजह नहीं बता रहा आपको, ठीक है। तो अब आप आ जाएं इसकी यूनिट वगैरह की तरफ। देखें, फोर्स की यूनिट और चार्ज की यूनिट आपको पता है, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, न्यूटन पर कूलम, और इसको वोल्ट पर मीटर भी प्रूव किया जा सकता है, जो कि मैं लेटर ऑन किसी न किसी इसी चैप्टर के अंदर एक लेक्चर में करूंगा और आपको लेक्चर 3 का रेफरेंस भी उस वक्त मैं दूंगा कि मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था। अच्छा, आ जाएंगे, ये वेक्टर के स्केलर है तो ये तो नज़र ही आ रहा है कि चूंकि फोर्स एक वेक्टर है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसकी डायरेक्शन आपने बताया ना कि माइकल फेराडे ने कहा कि किस तरह फाइंड करेंगे कि आप एक सोर्स चार्ज के पास टेस्ट चार्ज ले आए, जिस तरफ टेस्ट चार्ज जाना शुरू कर देना उस तरफ आप लाइन ड्रा करें और जिस तरफ ये जा रहा होगा उस तरफ एरो ड्रा कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर डायरेक्शन होगी। इसी तरह कहीं पर भी आप रख के टेस्ट चार्ज को डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जिधर टेस्ट चार्ज जाना शुरू कर दे उधर आप एक एरो बना लें, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सोर्स चार्ज का। अब आ जाते हैं जी इसकी डायमेंशन की तरफ। तो ये न्यूटन पर कूलम आपके पास लिखा हुआ है, इसी को आप इस्तेमाल करते हुए ये डायमेंशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये F क्या चीज़ है, ये कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है। तो कूलम्स फोर्स या कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला तो आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, याद है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² जो है, इस वक्त मैंने Q1 और Q2 के बजाय Q0 कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ F की जगह पुट करता हूँ तो देखें एक Q0 ऑलरेडी इस इक्वेशन 1 में नीचे लिखा हुआ है, और एक F की जगह Q0 के पुट करूँगा ना तो एक Q0 नीचे एक Q0 ऊपर, Q0 कटेगा और मेरे पास जो बचता है वो ये होगा। ये देख लें KQ डिवाइडेड बाय R², या K की जगह 1/4πε0 Q/R²। ये दोनों इक्वेशन 2 एक ही हैं। Q की वैल्यू डाल देंगे तो ऐसा लगेगा, इसको क्लोज करके K की शक्ल में देख लेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ इसको Q बोल दिया, ये K की वैल्यू में बोलना चाहता था। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में देखें कि हमें क्या क्या पता चलता है। पहली बात तो ये पता चलती है कि जितना चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, अच्छा Q सोर्स चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज है, तो सोर्स चार्ज Q जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। तो E और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात इस इक्वेशन से नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ R² को और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। देखें कूलम्बिक फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, यानी कि अगर R डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज़ परमिटिविटी। देखें इस वक्त तो ε0 आपको नज़र आ रहा है ना, लेकिन अगर यहाँ पर किसी और मीडियम की परमिटिविटी पुट कर दें तो उस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्स रिलेशन की वजह से घट जाएगा। जितना परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की जितना परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी
उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी मैंने यहाँ शो किया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में और भी बता देता हूँ। ये बुक में तो नहीं है, लेकिन आपने चूंकि कूलम लॉ को इस तरह लिखा हुआ है, सो मैं ये जल्दी जल्दी से आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये जो इक्वेशन निकाली है ना, ये एप्सिलॉन नॉट है ना, तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है मैं आपको बता चुका कि वो वैक्यूम के लिए होता है, तो ये मैंने यहाँ जानबूझकर वैक्यूम लिख दिया, VAC। लेकिन अगर आप कोई और मीडियम लाएंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि एप्सिलॉन डालेंगे। आप ये भी जानते हैं एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन R। तो ये इसमें के पुट करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। इसमें फिर एप्सिलॉन R को आप साइड पर कर दें, बाकी जो बचेगा ये वैक्यूम के लिए, ये ऊपर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वैक्यूम है, तो इस सब को हटा दें और यहाँ पर E वैक्यूम लगा दें। एप्सिलॉन R अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। तो एक दफ़ा फिर देखें, जैसे आपने कूलम्बिक फोर्स में यूँ फाइंड किया था कि F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन R, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हूबहू वही चीज़ आ गई। ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा, कूलम्बिक फोर्स भी घट जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी घट जाती है। अच्छा जी, ये था जी आज के दिन का टॉपिक, जिसमें आपने कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उससे रिलेटेड चंद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा। मैं इससे पहले के लेक्चर को क्लोज करूं, एक सवाल फिर से। कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी 4 इज 80 न्यूटन। दो चार्जेस के दरमियान कूलम्बिक फोर्स जो है वो 80 न्यूटन है जब उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है वो मौजूद हो। कहता है कि व्हाट इज़ द फोर्स व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज़ रिमूव्ड। बताएं कि जब डाइलेक्ट्रिक को हटा देंगे तो जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी। तो इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन तलाश करना है। हिंट आपको आज के लेक्चर में ही मिल जाएगा। मेरी MCQs की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, लेक्चर नंबर 4 देखना हो तो वो भी आप स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसे टच करके अगला लेक्चर भी आप अभी देख सकते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।